हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज फिर से आपके इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, और सब्जेक्ट कोड है हमारा BPSC 131। और ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो असाइनमेंट है उसको हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को हमें कितने वर्ड में लिखना है। तो इसमें दे रखा है कि निम्न वर्णात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का होगा, इसमें ध्यान रखना है। और यही चीज आपके एग्जाम में भी होनी है कि एग्जाम में भी आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसको लगभग 500, कम से कम 500 वर्ड्स लिखने हैं। इसका भी इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत गतिविधि के तौर पर राजनीति पर एक लेख लिखें। हमें राजनीति पर एक लेख लिखना है कि उसकी क्या क्या गतिविधियां होती हैं राजनीति के पक्ष में। तो चलिए देखते हैं हम उसको, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। राजनीति के शासन करने की कला या विज्ञान है, विशेष रूप से एक राजनीतिक इकाई जैसे कि एक राष्ट्र और उसके आंतरिक और बाह्य मामलों के प्रशासन और नियंत्रण को एक राजनीतिक का कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक में राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण और रख रखाव के साथ साथ राजनीतिक समुदाय के समझने आने विभिन्न मुद्दे और चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन की गई नीतियां, कानून और कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन शामिल है। मतलब किस तरीके से हमें राजनीति को हम अपने कार्यों में लाना है और सुचारू रूप से उसको क्रियान्वित करना है। तो किस तरीके से करते हैं वो इसमें बताया गया है। राजनीतिक गतिविधि कई रूप ले सकती है, जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया में औपचारिक भागीदारी जैसे कि सोशल मीडिया या सामुदायिक आयोजन के माध्यम से शामिल है। राजनीतिक गतिविधि में विशिष्ट कारणों या समूहों की ओर से पैरवी या वकालत के प्रयासों के साथ साथ जनता के राय को, इन सभी को शामिल इसमें किया गया कि किस तरीके से वो हमें प्रभावित करते हैं। हम भलाई को बढ़ावा देने और समुदाय की जरूरतों और चिंताओं को दूर करने की इच्छा को प्रेरित है। यह स्वार्थ या विशेष विचारधाराओं या एजेंडा को आगे बढ़ाने की इच्छा से भी प्रेरित हो सकता है। हालांकि राजनीतिक गतिविधि कई कारणों के भी से भी प्रभावित हो सकती है। अनुभव, साथ ही बाहरी कारक जैसे आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंड और शक्तिशाली हित समूह या व्यक्तियों का प्रभाव, इस तरीके के मापदंड हो सकते हैं। इसमें अगला जो पॉइंट दिया है वो है हमारा राजनीतिक गतिविधियां विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों और संरचनाओं के भीतर हो सकती हैं, जिनमें लोकतंत्र प्रणालियां भी विभिन्न रूप शामिल हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक सत्ता के लिए शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा शामिल होती है। निरंकुश प्रणाली में राजनीतिक गतिविधि अधिक सीमित हो सकती है, जिसमें निर्णय एक व्यक्ति या समूह द्वारा लिए जा सकता है। इसमें अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है राजनीतिक गतिविधि के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। अब दोनों परिणाम हो सकते हैं, इसमें सकारात्मक हो सकता है और इसमें नकारात्मक भी हो सकता है। तो किस तरीके से इसको हम लोग देखिए एक्सप्लेन करते हैं। जो इसमें शामिल लोगों के लक्ष्यों और प्रेरणाओं को उनके कार्य और व्यापक प्रभाव पर निर्भर करता है। एक और गतिविधि सकारात्मक परिणाम लाने और गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को शामिल या संशोधित करने के मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हमें इसमें शामिल हो सकती हैं।
इसमें इसका अब निष्कर्ष क्या निकलता है, एक बात का आप ध्यान रखिए, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन तो करेंगे करेंगे, पर उसका निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है कि इसके जो हमने क्वेश्चन किया है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या निष्कर्ष है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए मैंने लिखा है इसमें, तो निष्कर्ष, निष्कर्ष में एक राजनीतिक गतिविधि के रूप में राजनीति में या राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण और रख रखाव और राजनीतिक समुदायों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दे और चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियां या नीतियां, कानून और कार्यक्रमों का विकास और आर्थिक मुद्दों को संशोधित करने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर राजनीतिक गतिविधि से संघर्ष, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के साथ साथ व्यक्तिगत अधिकारों का या अधिकारों और स्वतंत्रता का ध्यान भी हो सकता है। इसमें नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक चर्चाओं और बहसों में अनौपचारिक भागीदारी एक और यह कई कारणों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें व्यक्तिगत विश्वास, मूल्य और अनुभव, साथ ही बाहरी कारक जैसे आर्थिक स्थिति और शक्तिशाली हित समूह या व्यक्तियों का प्रभाव शामिल है। राजनीतिक गतिविधि के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं, जो इसमें शामिल लोगों के लक्ष्यों और प्रेरणाओं और उनके कार्यों के व्यापक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। ये हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन हो, साफ हो, जिससे कि एग्जामर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। ध्यान रखें इस बात का, और खुला खुला साफ साफ लिखें, क्योंकि ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको इस तरीके से बनाना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और उसके अंत संबंधित पदों के अंतर फलकों का परीक्षण कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा जैसे शब्द से अलग किया जा सकता है, लेकिन कई लोग इन वाक्यांशों का परस्पर उपयोग करते हैं। आधुनिक विज्ञान के कारण के व्यापक बदलाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे के भिन्न हैं। तब सही बात है, जब भी हम कहते हैं कि देखो राजनीतिक जो विज्ञान है और राजनीतिक जो सिद्धांत, इस कहते हैं कि दोनों अलग है। और कैसे अलग है बताइए, देखिए हम डिस्कस करते हैं इसको, किस तरीके से बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग है या एक दूसरे के पूरक है। हम इसको डिस्कस करते हैं। राजनीतिक विज्ञान ने राजनीति और राजनीतिक का कार्यवाही के बारे में मान्य कानून और समाजीकरण पेश करने का प्रयास किया। इसमें दार्शनिक या नैतिक मानकों पर रखकर राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और साथ साथ राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करता है। यह आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के मुद्दों की जांच करता है, जो एक व्यापक और अधिक बुनियादी मुद्दे का एक उपसमूह है। अर्थात एक व्यक्ति के लिए व्यापक और अधिक बुनियादी मुद्दे का एक उपसमूह है। अर्थात एक व्यक्ति के लिए व्यापक समुदाय के भीतर अपना जीवन जीने का उत्तम तरीका शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह तत्कालीन और स्थानीय प्रश्नों को संबोधित करते हुए बारहमासी चिंताओं को संबोधित करता है। एक महा स्थानीय क्षेत्र लोगों या समय के विपरीत पूरी मानवता से संशोधित या संबंधित है। विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांतों को किसी घटना की सही या अंतिम समझ नहीं
समझ नहीं माना जा सकता है। किसी घटना का अर्थ हमेशा नए दृष्टिकोण या चिंता से व्यवस्था और विशेषण करता है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रयासों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजनीति का विवरण देता है जो आम लोगों के ऊपर तीसवा है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के बीच कोई तनाव नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमाओं और अधिकार क्षेत्र में के संदर्भ में भिन्न भिन्न हैं, न कि अपने उद्देश्य में। राजनीतिक सिद्धांत विवरण, स्पष्टीकरण, विवरण और आलोचना के उद्देश्य से विचार, अवधारणाओं और सिद्धांतों की आपूर्ति करता है, जिन्हें बदले में राजनीतिक विज्ञान में शामिल किया जा सकता है। राजनीतिक दर्शन न्याय क्या है? अधिकार की अवधारणा है। बीच अंतर और राजनीति के बड़े मुद्दे जैसे सवालों के सामान्य प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत मानक राजनीतिक सिद्धांत का एक हिस्सा है, क्योंकि यह अवधारणाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। शायद यह कहना सही होगा कि प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं है। राजनीतिक दर्शन एक जटिल गतिविधि है जिसे सबसे अच्छी तरह से उन कई तरीकों का विश्लेषण करने समझने का करके समझा जा सकता है जिनका स्वीकृति गुरुओं ने गुरुओं ने अभ्यास किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक दार्शनिक और किसी एक ऐतिहासिक युग ने इसे निर्णायक रूप से संबंधित या परिभाषित किया है। किसी एक चित्रकार या चित्रकला विद्यालय ने वह सब प्रयास किया है जिसका हम विद्यालय में मतलब रखते हैं। राजनीतिक विचार एक समुदाय की सामूहिक राय है और इसमें पेशेवर नेताओं, राजनीति टिप्पणीकारों, समाज सुधारकों और रोजमर्रा के नागरिकों सहित अधिक बुद्धिमान सदस्यों के लेखन और भाषण शामिल हैं। विचार राजनीतिक ग्रंथों, अकादमिक कार्य, भाषणों, सरकार द्वारा चुने गए विकल्पों के साथ साथ गीतों और अकादमी कार्य, भाषणों, सरकार द्वारा चुने गए विकल्प के साथ साथ गीतों और गद्य का आकार ले सकता है, जो जनता की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। 20वीं शताब्दी का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि विचार किस प्रकार समयबद्ध होते हैं। संक्षेप में राजनीतिक दर्शन में ऐसे सिद्धांत शामिल हैं जो राजनीतिक गतिविधि को समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही इसका मूल्यांकन करने की रणनीति भी बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो आप इसको अपने जो नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स में इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम के टाइम इसमें काफ़ी कुछ आने वाला है और इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इनको अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लें और इसको प्रिपेयर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं और इनको अच्छे से लर्न करेंगे। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेएस मिल की ऑन क्विल्टी का 1960 के दशक की अकादमिक चर्चाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसा माना जाता है कि मिल का लेखन स्वतंत्रता का प्रतिकूल सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह प्रथा कानून और सामाजिक
मापदंडों के प्रति शील का, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में अनेक तर्कों की नींव के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त यह अक्सर दावा किया जाता है कि मानना या मिल का मानना था कि क्योंकि एक स्वतंत्र कार्रवाई की गई थी, चाहे वह कितनी भी अनैतिक क्यों ना हो, इसमें समुदाय का कुछ तत्व शामिल था, जबकि मिल ने लोगों की कार्रवाई की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध को अनैतिक माना। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि पूरी तरह से अनुचित, या हालांकि उनका मानना था कि समाज के भीतर स्वतंत्रता के समर्थन में हमेशा एक धारणा रही है, इसलिए किसी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए एक अच्छा कारण माना या बताना होगा। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को व्यक्तिगत के विकास या व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्तित्व को विशिष्ट और विलक्षण गुण है जो प्रत्येक मनुष्य को पूर्णतः अद्वितीय मनुष्य की अंतर्निहित विशेषताओं ने उन्हें सक्रिय बना दिया और प्रचलित सामाजिक मापदंडों की आलोचना की, जिससे उन्हें परंपराओं को स्वीकार करने की अनुमति मिली, जब तक कि उन्हें वैध नहीं माना गया। इसलिए मिल के ढांचे में जानबूझकर खेती के रूप में प्रकट की गई। यही कारण है कि मिल को अक्सर स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा की ओर बढ़ते हुए देखा जाता है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा भी पसंद की अवधारणा में निहित है। यह उनके विश्वास से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति दूसरों को अपने लिए जीवन की योजना चुनने देता है, वह व्यक्तित्व या आत्मनिर्णय की क्षमता प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसे प्रतीत होता है या होता था कि ताकतों या मापदंडों और रीति रिवाजों का विशेष या विरोध करे जो आत्म निर्णय में बाधा आत्मनिर्णय में बाधा डालते हैं। हालांकि मिल का यह भी विचार था कि बहुत कम व्यक्तियों में विरोध करने और स्वतंत्र विकल्प चुनने की होती है। बाकी लोग बारबर के समान अनुकरण के अधीन होने के संतुष्ट हैं और इस प्रकार स्वतंत्रता की कमी थी। इस स्थिति में जिससे मिल का स्वतंत्रता का विचार अभिजात्यवादी प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्तिवाद से केवल एक छोटा समूह ही लाभान्वित हो सकता है, सामान्य जनता नहीं। अन्य उदारवादियों की तरह मिल ने भी व्यक्ति को समाज से अलग करने पर जोर दिया है। मानव स्वतंत्रता पर स्वीकार या रक्षात्मक बाधाओं पर चर्चा करते समय मिल ने आत्म संबंधी और अन्य संबंधी व्यवहारों के विचार अंतर किया, यानी जो केवल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं ये, और जो समय के रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध या हस्तक्षेप स्वीकार हो सकता है। उन्हें कार्य पर जो केवल स्वयं को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति संप्रभु
या कानूनी और सामाजिक बाधाओं की ऐसी समझ एक ऐसे समाज के विचार को व्यक्त करती है जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच संबंध प्रत्येक हैं, यानी व्यक्ति अपने सबसे अच्छा हितों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। कानून और समाज किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यह विचार कि किसी कार्य को केवल केवल तभी रोका जा सकता है जब केवल तभी रोका जा सकता है जब इसमें दूसरों को नुकसान होता है। इसी विचार को खारिज करता है कि कुछ कार्य आंतरिक रूप से अनैतिक हैं और इसलिए इन्हें खंडित किया जाना चाहिए। इसलिए उन्हें खंडित किया जाना चाहिए, भले ही वे किसी और को प्रभावित करने या करते हों। इसके अलावा मिल का है जो सामान्य हित को अधिकतम करने पर हस्तक्षेप को उचित व्यवस्था या उचित ठहराएगा। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड में हो चुका है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको जल्दी से अपने जो हमारी असाइनमेंट की फाइल है उस पर बना लें और आपकी असाइनमेंट की फाइल बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, सुंदर हो और सभी क्वेश्चंस स्पष्ट लिखे हों। हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चंस आपके कम से कम 500 वर्ड्स में लिखे होने चाहिए क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स का है। तो हम इसको चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। अवसर की मानता क्वेश्चन नंबर 4, अवसर की समानता पर चर्चा कीजिए। अवसर क्या होता है उसकी समानता पर चर्चा करना है, तो चलिए देखते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अवसर की समानता का अर्थ किसी के व्यक्तिगत विकास किसी के व्यक्तिगत विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना। इसका तात्पर्य है कि पदोन्नति कौशल पर निर्भर होनी चाहिए और प्रतिभा को कैरियर उपलब्ध होना चाहिए। स्थिति किसी के परिवार के संबंध, पालन पोषण और ऐसे अन्य विचारों को निर्णय या प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक अवधारणा किसी संबंध इस बात से है कि जीवन का आरंभिक बिंदु अवसर की समानता है। निष्कर्ष यह है कि समानता के लिए होगी, हालांकि इसका कोई समाजवादी प्रभाव होना आवश्यक नहीं है। असमान परिणाम अनुमेय और उचित हैं क्योंकि सभी को प्रभावी बिंदु समान या फिर समान या इस समान था फिर इस असमानता को अलग अलग माप जन्मदाता असमानता को अलग अलग जन्मजात प्रतिभाव कार्य नैतिकता और यहाँ तक कि भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस तरह से निर्मित ऐसा लगता है कि अक्सर की असमानता एक ऐसी प्रणाली में प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर प्रदान करती है जो पदानुक्रमित रहती है। यदि ऐसा है तो यह पर्याप्त रूप से
समाजवादी सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अवसर की समानता कहती है कि भले ही इशारा करती है, ऊंचे आदर्श पर आधारित है। यह विचार प्रतीत और परंपरा के बीच अंतर पर आधारित है। तर्क है कि प्रतिभा, कौशल, कड़ी मेहनत आदि ऐसे विभिन्न प्राकृतिक गुणों के आधार पर जो अंतर उभरते हैं, वे नैतिक रूप से बेचैन हैं, वे नैतिक रूप से बचाव योग्य हैं। हालांकि जो मतभेद सम्मेलनों से उत्पन्न होते हैं या गरीबी, बेघर होने जैसे सामाजिक रूप से निर्मित मतभेद नहीं होते हैं। हालांकि तथ्य यह है कि किसी एक विशिष्ट सामाजिक पूर्वाग्रह है जो सौंदर्य या बुद्धि सौंदर्य या बुद्धिमत्ता जैसे प्राकृतिक भेद को समाज में भेद करने के लिए एक प्रासंगिक आधार बनाता है। परिणाम स्वरूप है जितना समाजवादी हमें विश्वास दिलाते हैं प्रतिभावों के लिए खुले कैरियर को बनाए रखने को उचित समान अवसर की पेशकश और सकारात्मक भेदभाव के विचार पर कई बदलाव सभी अक्सर की समानता और संस्थागत संस्थागतकरण संस्थागतकरण में योगदान करते हैं। यह सभी असमानताओं की व्यवस्था में तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धा निषेध है। तब तक लाभ स्व आलोचना से अवसर की समानता के साथ और समस्या यह है कि एक ही पीढ़ी और अगली पीढ़ी की सफलताओं और विफलताओं के बीच एक कृत्रिम विक्षेपण पैदा करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स आप जल्दी से अपने इसको असाइनमेंट की फाइल में नोट डाउन कर लें। आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं, सॉरी असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उन सभी का हमें पीडीएफ भी क्रिएट करना होगा। कैसे पीडीएफ करना है उसका वीडियो में डालने वाला हूँ जल्दी से, तो आप अपने सभी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें। और हम किसको ऑनलाइन भी हमें अपलोड करना है, तो कैसे करना है मैं जल्दी ही इसका वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप पहले फटाफट जल्दी से अपने सभी असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब 5वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संश्लेषण के तौर पर न्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि शायद न्याय के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका एक संश्लेषण शब्द है। न्याय का मुद्दा समान अधिकारी है। न्याय का लक्ष्य विभिन्न समानताओं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक को विभिन्न स्वतंत्रताओं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक के साथ समेटना है। साथ ही सामान्य रूप से स्वतंत्रता को उसकी सभी अभिव्यक्तियों में सामान्य रूप से समानता के साथ समेटता है। इसकी सभी अभिव्यक्तियों न्याय संपेक्ष में विरोधी मूल्यों का संकलन और संतुलन की स्थिति में इन मूल्यों को बनाए रखना है। अपनी स्थिति के संबंध में निर्णय लिया है। लॉर्ड एक्टन ने कई वर्ष पहले यादगार घोषणा आशा को व्यर्थ कर दिया था। वह फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में बोल रहे थे। W.I. लेकी जैसे अनेक स्वतंत्रता के चैंपियन अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी में दावा करते हैं कि समानता केवल प्राकृतिक विकास के कई कड़े मुद्दे से कई प्राप्त किया जा सकती है। विकास के कड़े
दमन से ही प्राप्त की जा सकती है। दरअसल स्वतंत्रता और समानता दोनों मायने रखती हैं। जैसा कि कैरिट कहते हैं, वे एक दूसरे को शामिल करते हैं। यदि समानता हो तो स्वतंत्रता को विषय वस्तु बेहतर होती है। इसके अलावा यह स्वतंत्रता ही है जो पुरुषों को समानता हो तो स्वतंत्रता की विषय वस्तु बेहतर होती है। स्वतंत्रता ही है जो मनुष्यों को समानता की मांग करने की क्षमता देती है। हेरोल्ड लास्की की यह हेरोल्ड लास्की की यह कहावत की असमानताएं वाले समाज में अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की किसी व्यक्ति के हर प्रयास को शक्तिशाली लोग द्वारा चुनौती दी जाएगी। आज भी प्रासंगिक है कि संपेक्ष में हम पाते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक लोकतंत्र को साथ साथ चलाना होगा, और अगर हम कई राजनीतिक मूल्यों की जांच करें तो हम पाएंगे कि या करीब से जांच करने पर वे एक दूसरे के पूरक और आपस में जुड़े हुए पाएंगे। किसी भी घटना में न्याय का काम विविध अक्सर विषय मूल्यों को संयोजित करना या हल करना है। न्याय वह मार्गदर्शन सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि समानता और स्वतंत्रता के लिए विभिन्न अधिकार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जैसे विपरीत किए जाते हैं। जैसे जैसे सामाजिक अनुभूति आगे बढ़ती है, न्याय के ऐसी धारणा समय के साथ विकसित होती है। यह एक विकासशील विचार है जो सामाजिक वास्तविक और आकांक्षा को इस तरह से दर्शाता है। अब इसमें दिखाया गया है कि आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये इस प्रकार देखिए। निम्न लघु श्रेणी प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। मानव अधिकार। तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम मानव के रूप में मौजूद हैं। वे किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते। राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल्य, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना यह सार्वभौमिक अधिकार हमें सभी के लिए अंतर्निहित हैं। इनमें सबसे मौलिक जीवन का अधिकार से लेकर वे अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किए गए या किए जाने वाले मौलिक मानव अधिकारों को निर्धारित करने वाला पहला कानूनी दस्तावेज था, जो 2018 में 70 वर्ष का हो गया। सभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों की नींव बना हुआ है। इसके 30 लेख वर्तमान और भविष्य के मानव अधिकार राज्य या अविभाज्य। इसका मतलब यह है कि उदाहरण के लिए नागरिक और राजनीति अधिकारों में प्रगति से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग समान हो जाता है। इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संकलन या उल्लंघन कई रूपों में या कई अन्य तरीकों या अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। किसी भी सरकार, समूह या व्यक्तिगत व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने का अधिकार नहीं है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इससे अगला, जनता का लोकतंत्र। पीपुल्स लोकतंत्र मार्क्सवाद लेनिनवाद के भीतर एक सैद्धांतिक अवधारणा है और सरकार का एक रूप है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ और सिद्धांत रूप में समाजवाद के मार्ग पर एक बहुदर्शनीय या बहुवर्गीय और बहुदलीय लोकतंत्र की अनुमति देता है। 1940 के दशक की जनता को लोकतंत्र क्रांति के परिणाम स्वरूप कई यूरोपीय और एशियाई देशों में जनता का लोकतंत्र स्थापित हुआ। फांसीवादी के प्रथम से पहले या फांसीवादी के उदय से पहले कम्युनिस्ट पार्टियों ने सोवियत गणराज्यों की दुनिया भर में लागू करने का आह्वान किया था, जैसे कि चीनी सोवियत गणराज्य या बिलियन जड़े या विलियम जेड फोस्टर की पुस्तक टू वाई सोवियत अमेरिकन। हालांकि फांसीवादी के उदय और फ्रांस और स्पेन में लोकतांत्रिक मोर्चा सरकारों के निर्माण के बाद सोवियत संघ की एक दलीय सर्वहारा तानाशाही जो 1940 के दशक में लोकप्रिय लोकतांत्रिक क्रांतियों के परिणाम स्वरूप कई यूरोपीय और एशियाई देशों में स्थापित हुई, जो समाजवादी क्रांतियों में विकसित हुई। सोवियत संघ द्वारा उन्हें फिर भी प्रत्येक विषय देश में लोगों के लोकतंत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, क्योंकि समाजवादी परिवर्तन वहां विशिष्ट ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परिस्थिति में जुड़ा हुआ है। पितृसत्ता क्या होती है बताइए? शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व के संस्थागत गतरज को पितृसत्ता के रूप में जाना जाता है। कुछ नारीवादी पितृसत्ता के विचार का उपयोग यहाँ समझने के लिए करते हैं कि कैसे वैश्विक और स्थानीय दोनों संरचनाएं लगातार महिलाओं को अधीन करती हैं। यह संस्थाएं महिलाओं के लिए उपलब्ध विकल्पों और सीमित कर देती है, जिसका लाभ पुरुषों को होता है। पितृसत्ता को समझने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। हालांकि पितृसत्ता की नींव अक्सर महिलाओं की मौन हिंसा और प्रजनन भूमिकाओं में पाई जाती है, जो पूंजीवादी शोषण की प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। पितृसत्तात्मक उत्पीड़न के प्राथमिक स्थानों को घरेलू काम, वेतनीय या रोजगार, राज्य, सांस्कृतिक कामकर्ता और हिंसा के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसे व्यवहार जो महिलाओं के साथ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, उन्हें पितृसत्तात्मक प्रथम के रूप में समर्थन करने वाला माना जाता है और समाधान के रूप में अलगाववाद की वकालत करते हैं। कुछ दृष्टिकोणों के अनुसार महिलाएं पुरुषों के साथ पितृसत्तात्मक सौदेबाजी करके कठोर पितृसत्तात्मक समाज में कुछ हद तक लचीलेपन का प्रयोग करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। नागरिकता के निर्धारक कारक कौन कौन से होते हैं? जन्म से नागरिकता, कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य का नागरिक बनने के लिए पात्र होता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों उस राज्य में निवास करते हों। वंश के आधार पर नागरिकता का अधिकार आमतौर पर राज्य द्वारा राज्य के बाहर पैदा हुए पीढ़ियों की एक विशिष्ट संख्या तक ही सीमित है। नागरिक कानून व्यवस्था वाले देशों
में इस प्रकार की राजनीतिक असमानताएं हैं। एक देश में जन्मे कुछ लोग स्वतः ही उस राज्य के नागरिक हो जाते हैं जिसमें वे पैदा हुए हों। नागरिकता के रूप में यह रूप की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जहां जो लोग इस क्षेत्र में पैदा हुए वे वहां के अधीन थे और आम कानून वाले देश में यह आम है। विवाह द्वारा नागरिकता, कई देशों में एक नागरिकता के विवाह के आधार पर प्रकटीकरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। जो देश इस तरह के अप्रवासों के लिए कृतज्ञ हैं, वहां अक्सर झूठे विवाह का पता लगाने के लिए नियम होते हैं। जहां तक नागरिक एक साथ रहने के इरादे से या इरादे के बिना भुगतान के लिए एक गैर नागरिक से शादी करता है, प्रकटीकरण कहलाता है, उस तरीके से होता है। देखिए अगला हमारा आता है प्रकटीकरण। राज्य आमतौर पर उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो वैध तरीके से देश में प्रवेश करते हैं, रहने के लिए अनुमति प्राप्त करते हैं या राजनीतिक कारण प्राप्त करने के लिए और पूर्ण निर्धारित समय के लिए वहां रहते हैं। कुछ देशों में प्रकटीकरण की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे मेजबान राष्ट्र की भाषा और संस्कृति की उचित समझ सुविदित करने के लिए अग्रणित करना या तैयार करना मांग नहीं करते कि जो लोग देशीकृत होते हैं। तो चलिए आगे करते हैं डिस्कशन। अगला आता हमारा 10वां, नागरिक समाज। हालांकि शास्त्रीय उपयोग में नागरिक समाज के राज्य के बराबर माना जाता है, नागरिक समाज शब्द का पता शीर्षों और अन्य रोमन दार्शनिकों के कार्यों में लगाया जा सकता है। 28वीं शताब्दी के अंत में नागरिक समाज के विचार को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए योगदान दिया जो राज्य के समानांतर लेकिन अलग है। एक ऐसा स्थान जहां पर नागरिक स्वेच्छा से अपने हितों और इच्छाओं के अनुसार बातचीत करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में नागरिक के समाज का विचार पीछे रह गया, क्योंकि नागरिक सिद्धांतकारों ने अपना ध्यान औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों की ओर केंद्रित कर दिया, जिन्होंने नागरिक समाज को बहुत अत्यधिक स्वेच्छा से प्राप्त हितों के इच्छा और के अनुसार बातचीत करते हैं। 19वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी के मध्य में नागरिक समाज का विचार पीछे चला गया, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अपना ध्यान औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों की और केंद्रित कर देता कि जिन्होंने नागरिक समाज के स्वतंत्र गतिविधियां और राजनीतिक के एक विशेष केंद्र अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चित्रित करने के लिए इस शब्द को पुनर्जीवित किया गया। ये हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से अपने इसमें असाइनमेंट की फाइल को नोट डाउन कर लें और जल्दी से उसको उसमें अटैच कर दें। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।